नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। चुनावी मौसम है, सभी चुनाव प्रचार में लगे हैं। क्या नरेंद्र मोदी और क्या राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्षी दल वो चुनाव के समय ही एक्टिव दिखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की क्षमताओं को मानना पड़ेगा। वो 12 मास 24x7 सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में रहते हैं। तो चुनाव प्रचार में है मोदी जी अपने और मोदी और कंपनी अपने वो झूठ के और बेशर्मी के विमान पर सवार होकर के लंबी उड़ान भर रहे हैं। राहुल गांधी साइकिल पर सवार है। फर्क इतना है कि राहुल साइकिल पर सवार हैं और साइकिल पर सवार होने के कई सांकेतिक अर्थ हैं। जो 30-31 दिन के युद्ध के बाद दुनिया जिस क्राइसिस की ओर बढ़ती नजर आ रही है, उस क्राइसिस में पेट्रोल पंप पर केरोसिन की व्यवस्था मोदी जी ने करी दी है। अब केरोसिन से तो मोटरसाइकिल और कार चलेगी नहीं। केरोसिन की व्यवस्था आज से, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आज से पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की भी व्यवस्था हो रही है। मतलब हम केरोसिन युग में लौट रहे हैं। 21वीं सदी में कदम रख करके एकदम समझ लीजिए पूरा देश नीतीश कुमार के रास्ते पे चल रहा है। मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक सपना बचा था, गांव प्रधान बनना बचा था। तो 21वीं सदी में आ गए हम। बस एक ही सपना बचा था कि स्टोव फिर से जलाना है, केरोसिन वाला। वो पंप भर करके, पता है, ऐसे ऐसे मारते थे पंप, फिर जलाते थे फल से, वही वाला दो। तो राहुल ने पहले ही तैयारी कर ली है, साइकिल पर सवार हो गए। लेकिन मोदी एंड कंपनी बेशर्मी के विमान पर कैसे उड़ान भर रहा है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। 35 सेकंड का क्लिप है, ज्यादा पुराना नहीं है, 13 साल पुराना। आप उसको सुनिएगा और आज सुनिएगा जो अब बोला जा रहा है। अंधभक्तों को यकीन है मुझे कि सदमा लग जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ दिमाग में ये भी आता है कि उन्हें क्या सदमा लगेगा, उन्हें तो पता है, वो तो उस इकोसिस्टम का पार्ट है, प्रोपोगेंडा ब्रिगेड का हिस्सा है। उनको पता है कि उनके आका, उनका मालिक आकंठ झूठ में डूबा हुआ है, वो झूठे हैं। लेकिन अंधभक्तों को उसी झूठ में ही खाद, पानी और ऑक्सीजन मिलता है। मैं आपको दिखाऊं, जरा विजुअल दिखा दीजिए पहले, राहुल गांधी वाला साइकिल वाला। इसके मायने चुनाव के समय में, हालांकि कांग्रेस वाले इस बात को शायद जनता तक पहुंचा पाए न पहुंचा पाए, लेकिन ये साइकिल पर ऐसे ही नहीं निकले। केरल में आज तमाम चुनावी कार्यक्रम थे, लेकिन ये साइकिल पर निकलने का जो मोटिव है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कांग्रेस के लोग तो बताते नहीं है कि राहुल गांधी क्यों क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि गोपनीय ही रखें। ये साइकिल पर चलना 31 दिन के खाड़ी के युद्ध को, मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के संकट को ये सांकेतिक रूप से दिखा रहे हैं। जब मोदी के इवेंट में 10 लाख लीटर डीजल फूंक दिया गया, उस वक्त अगर राहुल गांधी साइकिल पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इस देश के, मुझे लगता है, मतदाताओं को भी एक बार सोचना चाहिए कि फर्क क्या है दोनों के भीतर। दोनों का फर्क आपको समझना चाहिए। बाकी अभी हेमंत भाई फर्क को और सूक्ष्मता से देखने की कोशिश करेंगे। अब जरा राहुल को सुनवा भी दीजिए, सुनवाइए जरा। Now suddenly we notice that an FCRA bill has been brought in. And what is interesting is there is only one organization that can get money from abroad. No other organization can get money from abroad except the RSS. Mr. Modi can get finance from abroad through Mr. Adani, and the RSS can get finance from abroad. Nobody else can get it. What is so special about the RSS? That they have special rules for them. They spread hatred, they spread anger, they divide people. So that is the way the BJP functions. Everything is done for Mr. Adani and Mr. Ambani or for their political organization. But if you're a common person, there is nothing for you. There is massive unemployment in Kerala. If you know a left front leader, if you're part of their organization, you can get access to the jobs. The RSS organization can get anything. The LDF organization can get anything. But the people of Kerala cannot get anything. And that is the difference between the UDF, the Congress,
and the LDF and the BJP. We work for the people of our country. We do not work simply for our organization. They don't care about the people, they only work for their organization. दो बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण थी, इसलिए इधर इस तरफ तो ध्यान किसी का भी नहीं गया था, हमारा भी नहीं गया था, जो FCRA बिल है। अब देखिए, FCRA बिल, इस देश में मोदी जी किसके लिए काम करते हैं, बहुत साफ है। संघ को विदेश से फंडिंग कौन ले पाएगा? सिर्फ संघ, इसके अलावा कोई नहीं ले पाएगा। ये नया FCRA बिल को भी हमको लग रहा है एक बार गौर से देखने की जरूरत है। मैं पहले इसी पर चल रहा हूं, आज पूरा एक साथ नहीं हम टाइम लेंगे, पहले इसी पर चल रहे हैं, फिर हम दिखाएंगे जरा कि इधर ये साइकिल की सवारी, उधर फिर बेशर्मी और झूठ का उड़ान, उस पर आएंगे। पहले हेमंत भाई, ये साइकिल की सवारी चुनाव में, इसके मायने बिल्कुल, मतलब मैं देख रहा था कि कांग्रेस हो सकता है इस विषय को चर्चा में लाए, तुलना करे तुलनात्मक रूप से कि अभी 24 घंटे पहले मोदी जी का इवेंट आपने देखा था, अब राहुल को आप देखिए, फर्क देखिए, लेकिन कहीं पे मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है कि मैं ही गलत हूं, मैं ही ज्यादा जो है ओवररेटेड मतलब परफॉर्मेंस बता रहा हूं राहुल की, तो वो कहीं बताया नहीं। दूसरी तरफ ये FCRA वाला मुद्दा, चुनाव में नस तो बड़ा मजबूत, मतलब जो वो है कमजोर नस बीजेपी की, अपने हिसाब से मजबूत डायग्नोस कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल की डायग्नोसिस सही है, लेकिन इस डायग्नोसिस से क्या इलाज हो पाएगा उन झूठों की फौज का? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, किसका इलाज आप कराना चाहते हैं और किससे कराना चाहते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल एक इस देश में फर्जी नैरेटिव के जरिए खेल करने का है। आज देश के सामने इश्यूज क्या है? आज देश के सामने इशू है LPG का, आज देश के सामने इशू है पेट्रोल का, डीजल का, और उस परिस्थिति में मोदी जी पूरा जलवे जलाल के साथ 10 लाख लीटर तेल की आपने बात की, वो नोएडा का कार्यक्रम था। कल वो केरला के अंदर थे, कैसे धासु किस्म का रोड शो कर रहे थे, चाहे लोग कितने भी थे त्रिशूर के अंदर, लेकिन जलवे में कोई कमी नहीं थी, वही सब काफिले और वो सारी चीजें। देखिए आशीष भाई, एक बेसिक फर्क है, आप सादगी के प्रतीक हैं और आपके सामने वाला आडंबर का प्रतीक है, बहुत भयंकर आडंबर का प्रतीक है। जब तक वो आडंबर ना हो तो उसका फिर वो कॉन्फिडेंस का लेवल गेन नहीं होता। आप साइकिल उठा के चल पड़ते, आपका वही यूएसपी है। उनका यूएसपी वही है कि जब तक वो 8,000 करोड़ का जहाज ना हो, 50 गाड़ियों का काफिला ना हो, सामने गलगोटियाज के स्टूडेंट ना हो, उनके हाथ में मोबाइल फ्लैश वाली लाइट ना हो, तो हर आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। आप तो साइकिल उठा के चल दिए लोगों के बीच में, ठीक है, जिसको समझना है वो आपको चुन लेगा, जिसको नहीं समझना उन्होंने उनको चुन रखा है। अब जो परेशानी जो है शीश भाई, परेशानी ये है कि जो असली इशू है उनको छूने की बजाय, उनको एड्रेस करने की बजाय, उनको उनसे डराया जा रहा है। और डराया किसने? मोदी जी ने पहले लोकसभा में डराया, फिर राज्यसभा में डराया, और उसके बाद उनकी वो कैसेट नोएडा में भी जारी रही और कल केरला में भी जारी रही। उनकी कैसेट वो वहां जारी रही। कारण, अगर वो उनसे कोई ये पूछ ले कि साहब आप अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आप इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आपने खाड़ी के सारे जितने मित्र देश थे उनको क्यों नाराज कर लिया, आप इस पूरे जो परिस्थिति है इससे अलूफ कैसे हैं, अलग थलग कैसे हैं, तो जवाब देना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करो, भय और भ्रम फैला दो। कांग्रेस की आपने बात की कि वो बताएंगे नहीं बताएंगे, कांग्रेस ने शुक्र है ये आपको फोटो दे दिए वहां के केरला के, अगर वीडियो दिया होता तो उसमें म्यूजिक डाल देते हो, कहीं को दिखा ना दे। कांग्रेस की अपनी तरह की समस्या है। तो इशू आशीष जी क्या है, कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इस देश को कहीं ना कहीं बेटर लीडरशिप की जरूरत है आज के दौर के अंदर। चाहे वो देश की अंदरूनी राजनीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, कूटनीति हो, या भविष्य का विजन हो। विजन आपका ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से वापस केरोसिन पे जा रहे हैं, ये आपका विजन है, ठीक। एक तरफ आप कह रहे हो गैस की कोई कमी नहीं, फिर केरोसिन का क्या करोगे बताओ मुझे। मोदी जी की पार्टी जहां चुनाव है वहां तो चलो रैलियां कर लो, जो आपको करना है करिए, कोई आपको कौन रोकेगा। कल हैरान हो जाओगे आप, हरियाणा जैसे स्टेट में तो अभी कोई चुनाव नहीं ना 3-3.5 साल तक, या है यहां पर जो मुख्यमंत्री की रैलियां हर एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर चल रही है घोषणाएं करने के लिए। मतलब आप एक तरफ पेट्रोल डीजल का पूरा वो है, और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी इस समय, तो ये सारी चीजें अवॉइड की जानी चाहिए। और यहां पर वो प्रेशर बढ़ गया है वो सारी चीजें करने का।
कल मैं कहीं गया था जींद की तरफ, वहां पे पूरे के पूरे ट्रैक्टरों की रैली यार, पूरी लंबी लंबी, तमाम हर एक उसमें देख लीजिए आप, हर हफ्ते कोई ना कोई रैली उस तरीके की। तो अगलों का तो विजन केवल अपना डंका बजाने का, देश की लंका लगती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने आज वहां जो बातचीत की, जो एफसीआरए पे उन्होंने जिक्र किया, ये सच बात है। ये आज की तारीख में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाए गए हैं, इसमें कोई और विरोधी पक्ष का आदमी लेकर के दिखाए 1 रुपया विदेश से, 1 रुपया लेकर के दिखाए। और जिस तरीके से पहली बात तो पैसा जो आरएसएस के पास आता है, और आरएसएस की तो अब हालत ये हो गई है, हिमाकत हो गई है कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पैन नंबर नहीं है, और उसके बावजूद देश में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वो सारी बातें ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ। अब तो वो अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करने लगी, देखा आपने, आरएसएस ने लॉबिंग फर्म हायर करी, और 4 करोड़ रुपए कहां से दिए होंगे, 3 करोड़ 30 लाख रुपए, जब खाता ही नहीं है आपका, आपका खाता हो नहीं सकता ना, बिना पैन कार्ड के तो लीगली तो खाता नहीं हो सकता। तो और अब उसको एफसीआरए में बीजेपी भी पैसा ले सकती है, आरएसएस भी ले सकती है। प्रधानमंत्री जी का पीएम केयर्स फंड निकाल लीजिए, कितने हजार करोड़ रुपए पड़े उसमें, उसकी पहले आप आरटीआई नहीं लगा सकते थे, अब आप संसद में सवाल भी नहीं लगा सकते, यही है ना। तो इसके बाद और कितनी पारदर्शिता चाहिए आपको, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है तो, कि ले लिया माल, जब छुट्टी जाओ, आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। शुरू शुरू में आपको ध्यान होगा जब पीएम केयर्स आया था, कुछ फर्जी टाइप के वेंटिलेटर लेकर के गुजरात की किसी कंपनी से और अस्पतालों में लगा दिए थे, वो एक भी चला नहीं, उसके बाद वो कहां गए कहां नहीं गए, नोबडी केयर। तो ये सारे का सारा गड़बड़ झाला सीधे टॉप लीडरशिप की नजर में हो रहा है, और कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई जवाब नहीं, कोई दलील अपील कुछ नहीं। एक उद्योगपति बोली लगाता है, उसकी हाईएस्ट बोली होती है, उसकी बजाय उसको छोड़ करके दूसरे को दे दी जाती है, दूसरा कौन, वही नगर सेठ। तो जो मैं आपको एक बात बहुत सालों से कह रहा हूं आशीष भाई, कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द वुमन। और जो डेमोक्रेसी थी, वो डेमोक्रेसी क्या थी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब क्या है, ऑफ द अडानी, फॉर द अडानी, बाय द अडानी, और हिज पीपल, ऑफ द आरएसएस, फॉर द आरएसएस, बीजेपी, फॉर बाय द आरएसएस, या उसके अलावा भी कुछ है। ये जो पूरी परिस्थिति आप देख रहे हैं, ये आज की तारीख में जो ये मीडिया कर रहा है, जिस तरीके से सरकार का भोंपू बना हुआ है, सवालों को गायब कर रहा है, आप बताइए वहां पर बंगाल के अंदर एसआईआर के नाम पर क्या क्या कर दिया गया, कहीं कोई जिक्र है, लिस्ट जारी कर दी कंप्यूटर में, उस पर जो सिस्टम पे देखोगे आप तो वेबसाइट पे दिख ही नहीं रही, चुनाव आयोग कह रहा हमने जारी कर दी, ढूंढते रहो, कोई वाली वारिस ही नहीं बचा। आपका एक वोट का अधिकार था, उसका भी कर दिया काम, कहीं कुछ नहीं। और उसके बावजूद भी कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ पूरे देश में घूम घूम के एक से एक बड़े दावे प्रतिदावे जो कुछ, लेकिन हकीकत में आज आपकी स्टैंडिंग कहां खड़ी है, कोई स्टैंडिंग ही नहीं आपकी। केरल में जाके प्रधानमंत्री जी, जिसके ऊपर खुद उनकी पुरानी सहयोगी, उनके बारे में लिखने वाली जो महिला है, किताब लिखने वाली, वो आरोप लगाती है, उसका जवाब कहीं से, पूरे हिंदुस्तान से कहीं नहीं आया, किसी भक्त ने नहीं दिया, पूरा सुन बटा सन्नाटा। और वो जाकर के एक पार्षद के बारे में जाकर के टिप्पणी कर देते हैं प्रधानमंत्री जी, कि महिलाओं की सुरक्षा जो है गड़बड़ है, और यहाँ के कांग्रेस नेताओं का इस तरह का हो। उसको तो कांग्रेस ने एक्सपेल कर दिया, जो भी था, हमें नहीं मतलब, उसको फांसी टांगो, कोई बात नहीं। लेकिन जो सवाल आपके सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में पूछे जा रहे हैं, गोवा में पूछे जा रहे हैं, आपके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं, मधु किशोर पूछ रही है, सारी चीजें पूछ रही है, वो सारे नैरेटिव से ही गायब है कंप्लीटली। और जो पूछ ले उसका फेसबुक पेज डाउन, उसका ट्विटर हैंडल डाउन, उसका यूट्यूब चैनल बंद, छुट्टी। तो ये एक नए तरीके की डेमोक्रेसी है भाई साहब। डेमोक्रेसी कौन सी, कि जितना वो चाहे उतना कर लीजिए, जितनी आपको एग्जेम्पशन दी गई। रही बात कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी घूमते रहेंगे, कोई खास बात नहीं चुनाव में केरला के अंदर। वहां बेसिकली भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही गेम कर रही है, कि किसी तरीके से कांग्रेस को कितना डैमेज कर दिया जाए, ताकि लेफ्ट के साथ उनको कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट को जब चाहे निपटा लेंगे बाकी रीजनल पार्टियों की तरह। असली समस्या कांग्रेस के साथ है, और राहुल गांधी की असली चुनौती जो वो कर रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वगैरह केरल में इशू नहीं है, इशू है उनकी इनफाइटिंग। वो आज उनके तमाम कार्यक्रम थे, पहली बार गए हैं, उनकी माताजी बीमार हैं हॉस्पिटल में, सारी बात है। क्या वो उस इनफाइटिंग से उबर करके अपने लोगों को अगर आगे का रास्ता दिखा पाएंगे, या पिछली बार की तरह किसी का नाम आएगा कि ये मुख्यमंत्री होगा, रातों रात गेम पलट जाएगा। जीता हुआ चुनाव था पिछली बार, एक नाम आया, 2 दिन में जय हिंद। तो ये सारे काम भी अभी होंगे। कुल मिलाकर के आशीष भाई, अच्छी बात यह है कि राहुल कम से कम मुद्दों की बात कर रहे हैं। आज उनके तमाम भाषण देखे मैंने,
जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बताया कि हम आइसोलेट क्यों हो गए, हम किन चीजों से कंप्रोमाइज्ड हैं, हमारे कितने लोग मिडिल ईस्ट में, उनके लिए क्या किया गया है फील्ड में। वो कह रहे थे पार्लियामेंट के उसमें, देखा होगा आपने, प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही थी, संसद में चर्चा होनी ही नहीं, ना पहले होनी थी ना होनी थी, भाषण दे दिया, बात खत्म, स्टेटमेंट दे दी, कभी विदेश मंत्री ने दे दी, कभी प्रधानमंत्री ने दे दी, बात खत्म, तो चर्चा थोड़ी होगी। तो ये देखना पड़ेगा कि केरल के नैरेटिव को, असम के नैरेटिव को कैसे मुद्दों पे लाया जाए। अगर वो मुद्दों पे ला पाते हैं तो कोई बात है, अदरवाइज तो फिर ज्ञानेश गुप्ता ने सारे कार्यक्रम पहले से तय कर रखे, केवल औपचारिकता की बात है, किस दिन वोट गिर जाएगी, किस दिन गिनती हो जाएगी, परिणाम वही है जो फिक्स कर रखे हैं मैनिपुलेशन से। केरला में वो गुंजाइश नहीं है, तो उसमें कितना ज्यादा क्या क्या खेल करेंगे वो देखे जाने वाली बात है। असली बात है चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों से लगातार भागती नजर आ रही है, और मीडिया उसकी लगातार मदद कर रहा है। काम ही है मीडिया का मदद करना, वो अपना दायित्व निभा रहा है। लेकिन कई बार जब इतनी गंभीर बातें चर्चा होती हैं, भले गंभीर बातें हैं, पता नहीं मजा आए ना लोगों को, तो मैं एक बात सोचता हूँ, बहुत मतलब नेहरू को मैं ग्रेट नेहरू कहता हूँ, लेकिन आज जो ये हालात हैं, ये निशिकांत दुबे वगैरह तो फर्जी में दूसरे मामले में सब नेहरू और इंदिरा गांधी पर लांछन लगाते हैं। नेहरू पे, इंदिरा पे लांछन लगाने की औकात नहीं है हमारी। वो ग्रेट है, लेकिन एक चीज का आरोप मैं लगाऊंगा पूरी जिम्मेदारी से, ये संघ उनका पाप है, आरएसएस का पाप। ग्रेट नेहरू, ग्रेट इंदिरा और राजीव गांधी का पाप है, क्योंकि उसके बाद में मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव पे नहीं आऊंगा, क्योंकि तब तक तो जो है कई हाथ पांव हो चुके थे इस खतरनाक उसके। ये अगर उसी समय, जब आप बताओ ना, विदेश से पैसा लेने में, ये विदेश ट्रांजैक्शन कर रहा है, विदेश में लॉबिंग फर्म हायर कर रहा है, आप एक आदमी, नॉर्मल आदमी कर ले, आईएसआईएस से कनेक्शन जोड़ देंगे सर, पाकिस्तान से फंडिंग, अलकायदा और अल बगदादी और कहां कहां अल कोहिनूर सब जोड़ जाड़ करके बिठा देंगे, यूएपीए लगा करके। फॉरेन करेंसी का अपराध अलग धारा लगेगी, मनी लॉन्ड्रिंग अलग लगेगी, सीबीआई अलग जांच करेगी, ईडी अलग करेगी, एनआईए अलग करेगी, देश की सारी एजेंसियां जांच करेंगी। कर लो 10-20 हजार रुपया खाली लेन देन फॉरेन में बिना किसी रिकॉर्ड के, जिसके पास न पैन है, न टैन है, न रजिस्ट्रेशन है, वो ले रहा है। इस बात के लिए मैं जिम्मेदार, इस बात के लिए मैं ग्रेट कर रहा हूं, ग्रेट नेहरू। इस देश में नेहरू वो जो लोकतंत्र के बीज इस धरती में बोए, उस नेहरू से गलती हो गई। उन्हें अंदाजा नहीं था, वो लोग लिबरल लोग थे, जिसको आज भक्त लिब्रांडू कहते हैं। हम लोगों के नीचे कमेंट में लिखते हैं लिब्रांडू, लिबरल लोग थे वो लोग। वसुधैव कुटुंबकम समझते थे और निभाते थे, जीते थे उसको। वो अपने भी बीच में कोई है तो सोचते थे ये सुधर जाएगा कल को। उन्हें था, उन्हें एहसास रहा होगा कि हो सकता है इस आजाद भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं में कल को संघ सुधर जाए। बिल्कुल गलत थे, उतना दूर नहीं देख पाए कि कितने बड़े खतरे को वो लोग मतलब अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड किया कि अवॉइड करें, चलो करने तो सुधर जाएंगे, सब मेन स्ट्रीम में आएंगे, सुधर जाएंगे। बहुत बड़ा वो देश खामियाजा उसका पता नहीं कब तक भुगतेगा। ये संघ अगर उसी समय परमानेंटली इसको डिलीट कर दिया होता, डिलीट मतलब बिल्कुल डिलीट व कंप्लीट कर रहा हूं, जो कंप्यूटर में होता है ना, शिफ्ट कंट्रोल डिलीट, परमानेंट डिलीट, तो आज ये देश वाकई बहुत आगे पहुंच चुका होता, सुख चैन शांति अमन सब कुछ होता, सद्भाव सब होता। उसका एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूं, उसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं जरा भैया। दो फोटो है, दिखा दीजिए। ये दो फोटो देखिएगा, अब फिर सुनवाएंगे आपको। 95 रुपया 20 पैसा, रुपया डॉलर के मुकाबले 95 रुपया 20 पैसा पहुंचा $1 कीमत। ये देखिए रुपए की उड़ान, कह रहे बेशर्मी की उड़ान। चलिए आगे चलिए, ये देखिए रुपया हिट्स रिकॉर्ड लो, मतलब इतिहास में इससे नीचे कभी नहीं गया था, रिकॉर्ड लो रुपये हिट्स। अब जरा आप सुनवाइए, ये जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, ये कभी भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो जरा सुनवाइए 2013 का बयान इनको, तब ब्रीफिंग क्या करती थी, प्रेस ब्रीफिंग, सुनिए इनको।
with a great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. It is the great concern, is matter of great concern. क्या ग्रेट कंसर्न मतलब बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्या? डॉलर के मुकाबले रुपया 62 क्रॉस करने वाला है, 62 क्रॉस करने वाला है। ये निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये ग्रेट कंसर्न, मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। एक बार और सुनवा दीजिए जरा, अंग्रेजी है, थोड़ा हम भी ध्यान से समझें, दर्शक भी सुनाइए, एक बार और सुनाइए प्लीज। With a great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. हो गया क्लियर? ये 2013 में बोला था निर्मला जी ने, जब 62 रुपया क्रॉस करने वाला था रुपया। अब संसद में क्या बोल रही हैं वित्त मंत्री के रूप से? भैया इसको 3 बार रिपीट करके सुनवाइएगा, चलाइए। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। हमारे रुपया ठीक चल रही है। रुपया कितने पे है? 95 पार करके 100 की तरफ कदम बढ़ा रहा है। 62 रुपए पे ग्रेट कंसर्न और 95 पे रुपया ठीक चल रही है। रुपया ठीक चल रही है? नो, रुपया ठीक चल रही है, ठीक चल रही है। अच्छा, गुस्सा भी बहुत तेज हो जाते हैं लोग, विपक्ष जैसे कह दिया तो आप इन सबके भीतर गुस्सा बहुत भरा हुआ है क्या भीतर? यही तो है नफरत, गुस्सा, और कुछ अंदर है ही नहीं है, कुछ नहीं है, टॉप टू बॉटम कुछ नहीं है। नफरत, गुस्सा, वायलेंस, यही सब भरा है। रुपया ठीक चल रही है हेमंत भाई। आशीष भाई, जब 2013 की क्लिप आपने दिखाई तब वो अर्थशास्त्री थी। दुनिया का कोई भी आंकड़ा उनसे ले लेते आप, भारत की कोई भी जानकारी ले लेते, सरकार की कोई भी नाकामी ले लेते, सरकार का पॉलिसी पैराज ले लेते, हर चीज बताती थी। और अब 13 साल के बाद वो अर्थशास्त्री थी, अब वो अनर्थशास्त्रियों की है नहीं। मेन अर्थशास्त्री तो मोदी जी, लेकिन उनके बाद नंबर 2 पे अनर्थशास्त्री जो है वो ये। 62 टच होने पर देश की अर्थव्यवस्था खतरे में थी, देश की असमत खतरे में थी। प्रधानमंत्री जी ने उसको सीधा, मोदी जी जब उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री जो थे प्रधानमंत्री की साख, डॉक्टर मनमोहन सिंह की साख से जोड़ते थे इसको, कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती। आज 95 क्रॉस होने के बाद कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ हमारी जो अनर्थशास्त्री वित्त मंत्री है वो कह रही कि रुपया ठीक चल रही है। आशीष भाई, 1 साल के अंदर बहुत वाहियात किस्म का उदाहरण दे रहा हूं आपको जानकर, ताकि भक्तों को थोड़ी सी मिर्ची लग जाए। पिछले 1 साल में ये युद्ध तो अब शुरू हुआ, 31वां दिन आज, भारत का रुपया 10% गिरा है, 10%। और इसी 1 साल के दौरान पाकिस्तान का रुपया डॉलर की तुलना में 0.01% गिरा है। आप तो पाकिस्तानी तो बनाने आए थे, बना दिए, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। यही है विश्व गुरु की परिभाषा। प्लीज बियर विद इट। 62 पे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में, 95 पर ठीक चल रही है। और ये तो शुक्र कीजिए आज वो वाला कुतर्क प्रयोग नहीं किया, आप भाग्यशाली हैं, नहीं तो वो ये भी कह सकती थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। ऐसी चीजें बताती रहती है बड़े बड़े। ये
उससे बड़ा है, वो जो हाँ। डॉलर मजबूत हुआ ठीक है, ये उससे बड़ा है कि अब डॉलर मजबूत वजूद देखिए, पहले पहले कुतर्क देना होता था। हाँ। अब देखिए दो चीज में मैं फर्क करूंगा, मैं थोड़ा फिर हिंदी में घुस रहा हूँ। कुतर्क और ढिठाई में फर्क है। वो कुतर्क था कि रुपया नहीं कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, वो कुतर्क था। ये ढिठाई है कि रुपया ठीक चल रही है, ये ढिठाई है। रुपया अब ठीक आप चल एक रही है, बात है, बोलते रहो। तुम्हारी औकात आपका क्या है, तुम गलत बताओ। आपकी मैन्युफैक्चरिंग की हालत देख लीजिए, आपके इंपोर्ट की हालत देख लीजिए। चाइना के साथ 100 बिलियन क्रॉस कर गया डेफिसिट, ठीक। मेक इन इंडिया का सत्यानाश हो चुका है। ओवरऑल परिस्थितियां, आप इसका शेयर मार्केट काल देखिए, शेयर मार्केट काल देखिए, 60 लाख करोड़ रुपए एक महीने के अंदर। और जो विदेशी थे, जो विदेशी फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे हैं, एक महीने में 1,14,000 करोड़ रुपए लेके चलेंगे वापस। तो रुपए का क्या होगा फिर? मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं है, इंपोर्ट बिल आपका बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आकाश छू रही है, क्रूड की कीमतें। तो भारत की अर्थव्यवस्था का होगा क्या? और आप कहां खड़े हो? आप अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हो। ये फैसले कौन करेगा? जब ये नहीं रहेंगे तो ऐसे फैसले कौन कर सकता है? देश का सत्यानाश हो। आशीष भाई, एलपीजी की प्रोडक्शन डोमेस्टिक बढ़नी चाहिए थी, उसका क्या हुआ? डोमेस्टिक क्रूड की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी, उसका क्या हुआ? हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कितने होने चाहिए थे, उसका क्या हुआ? किसी सवाल का कोई जवाब है क्या? हर साल बजट के अंदर बाकायदा स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े पैसे की व्यवस्था की जाती है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंसी। जब से मोदी जी आए हैं आज तक एक बार भी वो अमाउंट यूज नहीं हुई पूरी, एक बार भी। और ये बजट के रिकॉर्ड की बात है। उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, ऐसी रैलियां कर रहे हैं। एक रैली के अंदर प्रधानमंत्री की 10 लाख लीटर डीजल, नोएडा की जो रैली थी, 4,000 बसें, कितना बड़ा तामझाम, क्या क्या वो सारा सिस्टम, अभी भी बाज नहीं आ रहे। जिन राज्यों में चुनाव है वहां कर लो यार, जहां चुनाव नहीं है वहां भी कर रहे हैं। तो इनको किसी बात की परवाह नहीं है। और माननीय वित्त मंत्री जी को तो एक ही बात सोचनी चाहिए कि ये इतिहास उनको याद कैसे करेगा। रुपया कहां से चल, 58 रुपए 60 पैसे लेके चले थे जी, 95 पे लेके। उसका पूरे का पूरा जब से भारत आजाद हुआ है तब 3 रुपए 30 पैसे का होता था डॉलर। और मैक्सिमम गिरावट इतिहास में आज तक है तो वो डंकापति के राज में हुई है 12 साल में। देश का जो कर्जा है वो 2.5 गुना बढ़ा है केवल इन 12 सालों के अंदर। इन सवालों का कोई जवाब, और उस पैसे का किया क्या? चलो कर्ज तो बढ़ गया, ठीक बात, उस पैसे का किया क्या? कोई जवाब नहीं। ठीक चल रही है, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। और आज आपने देखा था किस तरीके से संसद के अंदर जो अपने सपा के धर्मेंद्र यादव थे वो सवाल पूछना चाह रहे थे, चेयर उनको रोक रही थी लगातार, और उसके बावजूद उन्होंने पूछा, एक लाइन पूछी कि बस मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की साख अब गिर रही है या बढ़ रही है। उनको सवाल पूरा नहीं करने दिया गया। तो नीचे से लेके ऊपर तक चेयर से उम्मीद की जाती थी कि यार तुम न्यूट्रल ना रहो, कोई बात नहीं, दिख तो जाओ। अब दिखने का भी प्रयास नहीं। बीपी बढ़ जाता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस आदमी का नाम सुन करके, हरकतें देख करके बीपी बढ़ जाता है। इस देश को कैसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है, आप मान लो कि मतलब क्या और बोले, ये सब दर्द ये हो जाएगा। परिस्थिति आशीष भाई, ये तब और भी ज्यादा विकराल है जब हाल ही में आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो। अरे उसके क्या बाद तो फर्क कम से पड़ता कम है सबक ले लो, तब तो सबक ले लो ना। यहीं पे तो आप यहीं पे नहीं समझ पाते, कई जगह पे आप नहीं समझ पाते, कई जगह पे हम नहीं समझ पाते, एक दूसरे को समझाते ही वक्त गुजर रहा है। उसके बाद तो आदमी और बेशरम हो जाता है। देख लिए ना, चंद्र चंद्र पे देख पूंछ लिया? उखाड़ ली मेरी, रामदेव की हाँ, भाषा, मेरी पूंछ उखाड़ लो जब वही तक। भाव है, वही भाव है। आप कल्पना करिए किस कंडीशन में ले आकर के खड़ा कर दिया है इस देश को। आप इंपोर्ट ड्यूटी की बात, इंपोर्ट बिल की बात कर रहे हो। 1,000 मतलब जितना हमारा इंपोर्ट था, इंपोर्ट नहीं बढ़े, छोड़ दो, इंपोर्ट नहीं बढ़ा। अगर 1,000 बिलियन हमारा इंपोर्ट बिल था तो अभी 10% बताया है ना हेमंत भाई ने कि 10% रुपया गिरा। यानी 1,000 बिलियन 1,100 बिलियन हमको देना पड़ेगा, 100 बिलियन ज्यादा देना पड़ेगा उतने ही सामान के, उतने। इंपोर्ट नहीं बढ़ा। अगर हम इंपोर्ट अपना उतना ही किए तो 10% रुपया गिरने का मतलब पता है, इंपोर्ट बिल 10% आपका बढ़ा। वो डॉलर, वो हमको तो अपना जो है, जो हम मंगा रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा रुपया जितना कमजोर होगा उतना बढ़ता जाए। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। इनका भी सपना था कि मैं जेएनयू से इकोनॉमिक्स पढ़ के मोदी जी के पास एडमिशन लूंगी। सबके सपने बड़े हैं।
कि जेएनयू से इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद फिर मोदीनॉमिक्स पढ़ना है मुझे, तब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, डिग्री कंप्लीट होगी। कहां पर है देश, कहां खड़ा है, और कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। असल दुर्भाग्य है, मुझे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री 100 साल और रहे, मुझे दिक्कत नहीं है। एक जागरूक देश में एक खराब प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक निकम्मा नॉन परफॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, नेता हो, एक जागरूक देश में, वो देश का बाल नहीं बांका कर पाएगा, क्योंकि देश हमेशा उसका कान मरोड़ने के लिए तैयार रहता है। एक देश जिसमें नेता जितना नॉन परफॉर्मर है, जनता उससे ज्यादा मौज में है। दोनों ज्वाइंट मजा ले रहे हैं, ज्वाइंट, संयुक्त रूप से एक साथ मजा ले रहे हैं। तब देश के लिए ज्यादा संकट होता है कि जब साथ साथ मजे ले रहे हो दोनों। तुम भी नॉन परफॉर्मर, हम भी मजे में, चलो नरेंद्र मजा आ रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा, मजा आ रहा, बस मजा आ रहा। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर के अंदर फिर आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।